नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज बाला, हिंदी प्रवक्ता। आज कक्षा 12वीं हिंदी आरोह का पाठ फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित कहानी पहलवान की ढोलक पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वो एक आंचलिक कथाकार रहे हैं। 4 मार्च 1921 को उनका जन्म हुआ और 1977 ईस्वी में इस महान साहित्यकार का देहांत हो गया था। भारत सरकार ने इनकी साहित्य साधना, राष्ट्रीय चेतना से प्रभावित होकर इनको पद्मश्री की उपाधि प्रदान की थी। इनकी रचनाएं, इन्होंने बहुत सारे उपन्यास, कहानी संग्रह, संस्मरण, रिपोर्टाज लिखे हैं। उपन्यास में मेला आंचल इनका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध उपन्यास रहा। प्रति परिकथा, दीर्घतया, कितने चौराहे आदि इनके अन्य उपन्यास रहे हैं। कहानी संग्रह में ठुमरी, आगिरखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप इनके कहानी संग्रह हैं। संस्मरण ऋण जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत, अश्रुत पूर्व। इसी तरह रिपोर्टाज इनके अगर हम देखें, नेपाली क्रांति कथा, रेणु रचनावली। इसके अतिरिक्त इनकी कुछ कहानियों पर फिल्में भी बन चुकी हैं, जैसे तीसरी कसम फिल्म इनकी कहानी मारे गए गुलखाम पर आधारित है। इनकी साहित्यिक विशेषताएं, ये एक आंचलिक कथाकार हैं, तो सर्वाधिक कहानियां इन्होंने आंचलिकता पर ही लिखी है। मेला आंचल उपन्यास से इनको अत्यधिक प्रसिद्धि मिली, जिसमें इन्होंने ग्रामीण समस्याओं का रेखांकित किया है। गांव में फैली हुई गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और कुरीतियों का सजीव आंकलन इस कहानी में मिलता है। अपने उपन्यासों तथा कहानियों के माध्यम से गांव के यथार्थ का वर्णन करने में ये सफल रहे हैं। लोकगीतों, लोक संस्कृति, लोक परंपराओं पर भी इन्होंने बहुत प्रकाश डाला है। उदाहरण के रूप में मेला आंचल में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव, उनके आसपास की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक चेतना का आंकलन करने में वो सफल रहे हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी की भाषा शैली अगर हम देखें तो आंचलिक भाषा का ही इन्होंने प्रयोग किया है। इनकी भाषा सहज, सरल, स्वाभाविक है। अनेक स्थानों पर गांव की आंचलिक नगरीय भाषा का मिश्रण करते हुए भी ये दिखाई देते हैं, परंतु कहीं कहीं इन्होंने काव्यात्मक, अलंकृत भाषा का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषा में तत्सम, तद्भव, उर्दू, फारसी, स्थानीय इन शब्दों का प्रयोग भी देखा जा सकता है। इसके साथ साथ मुहावरे, लोकोक्तियों इनका प्रयोग करने में भी ये सफल रहे हैं। और फणीश्वर नाथ रेणु जी ने पहलवान की ढोलक कहानी, उनकी एक आंचलिक कहानी है जो हमारे पाठ्यक्रम में ली गई है, तो आज हम उस कहानी का पठन करते हैं। पहलवान की ढोलक। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भरियाड़ शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। कहानी की शुरुआत में इन्होंने गांव का वातावरण बताया है। जाड़े का दिन मतलब सर्दी का मौसम चल रहा था। अमावस्या की ठंडी रात का मतलब काली अंधेरी रात थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। मलेरिया और हैजे की बीमारी फैली होने के कारण सारा गांव डर से व्याकुल था। भरियाड़ का मतलब होता है डर से व्याकुल होना, बहुत ज़्यादा डरा हुआ, और थर थर गाँव कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोंपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य था। अंधेरा और निस्तब्धता। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निःशब्दता करुण शिष्कियों और आह को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। मतलब भयानक काली अंधेरी ठंडी रात थी, जिसमें
गरीब गांव वाले बीमारी से जूझ रहे थे, डरे हुए थे। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। मतलब आशा की कोई भी देखा उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। चारों ओर गांव में निराशा ही निराशा थी, सब लोग उदास थे। ऐसी ही भयानक काली रात का वर्णन करते हुए फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इस कहानी की शुरुआत करी है। और वो आगे लिखते हैं कि सियारों का क्रंदन, पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी इस निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। निस्तब्धता होती है सन्नाटा, रात का सन्नाटा। गिद्दड़ रो रहे थे, रात की भयानक डरावनी आवाजें आ रही थी। गांव की झोंपड़ियों से कराहने और के करने की आवाज आ रही थी। के होता है उल्टी करना। गांव के लोगों में हे राम, हरे राम, हे भगवान अवश्य सुनाई पड़ रही थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। मतलब चारों ओर डरावना और भयानक माहौल था। लोग बीमारी से जूझ रहे थे, मर रहे थे, कोई इलाज नहीं था। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। कुत्तों का रोना अशुभ माना जाता है। उसका वर्णन लेखक ने यहाँ पर लिखा है कि रात को कुत्ते रोते रहते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोकर ललकारती रहती थी। सिर्फ पहलवान की ढोलक संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती। पहलवान उसी गांव में रहता था और पूरी रात वो ढोलक बजाता। उसकी ढोलक की आवाज आती चटधा गिरधा, चटधा गिरधा, यानी आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चटधा, चटाक चटधा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यही आवाज मृत गांव में सजीवनी शक्ति भरती रहती थी। पहलवान की आशा का संचार करने की एकमात्र शक्ति जो थी वो ढोलक था। ढोलक से ही उसने पहलवानी सीखी थी। ढोलक बजाते बजाते ढोलक की आवाज़ से उसे शक्ति मिलती, ताकत मिलती और उसने अपने आप को पहलवान घोषित कर दिया था। तो उसके जीवन में ढोलक का बहुत ज़्यादा महत्व था। पूरी रात वो ढोलक बजाता। गांव वालों को भी उससे एक आशा मिलती थी उसकी आवाज़ से, तो वो पूरी रात ढोलक बजाता रहता था। लूटन सिंह पहलवान, उसके बारे में जानते हैं। कहानी में आगे लेखक कह रहे हैं, यूँ तो वह कहा करता था, लूटन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं। होल इंडिया का मतलब यहाँ पर समस्त भारत, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। लूटन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। जब वो 9 वर्ष का था तो उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। लूटन सिंह पहलवान, लूटन 9 वर्ष का था, अनाथ हो गया था। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोषण दूध पीता, कसरत किया करता था। ये बहुत पुरानी कहानी है। बचपन में बच्चों का विवाह कर दिया जाता था, बाल विवाह होते थे। उसके माँ बाप की मृत्यु हो गई, उसकी विधवा सास ने उसका पालन पोषण किया। वो गाय चराता, धारोषण दूध का मतलब ताजी धार का गर्म दूध पीता था, कसरत करता था। तो गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। तो लूटन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी।
नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया था। सुडौल होता है बलशाली बना दिया था, क्योंकि वो बहुत गाय का निकला हुआ कच्चा दूध पीता था, बहुत कसरत करता था। उसका मकसद पहलवान बनना नहीं था, उसका मकसद था पूरे गांव वालों से बड़ा होकर बदला लेना, क्योंकि वो उसकी सास को परेशान करते थे गांव वाले। जैसे ही वो बड़ा हुआ, जवान हुआ, जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। तो बच्चों, इस कहानी में फणीश्वर नाथ रेणु ने ग्रामीण अंचल, ग्रामीण संस्कृति का सुंदर वर्णन किया है। गांव के माहौल को बताते हुए, उसका वातावरण बताते हुए इसकी शुरुआत उन्होंने करी। गांव में चारों ओर अंधकार था, मलेरिया और हैजा से पीड़ित लोग दुखी थे। गांव में रात को सियारों की आवाज़ें आती, गिदड़ों की आवाज़ें आती, कुत्तों के रोने की आवाज़ें आती। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ। गांव के लोग बहुत ही निराश थे। लूटन सिंह पहलवान की एकमात्र ढोलक थी जो उस भयावहता को चुनौती देती रहती थी। फिर लूटन सिंह पहलवान के बारे में हम जान रहे हैं कि वो 9 वर्ष का था तो उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। उसकी सास ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। गाय चराता था, गायों का गर्म ताज़ा दूध वो पीता था, कसरत करता था, और इसलिए उसका शरीर सुडौल बनता चला गया, बलशाली बनता चला गया और पूरे गांव में वो पहलवान जैसा दिखने लगा था। आगे ये कहानी हम पढ़ते हैं। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। श्यामनगर एक जगह का नाम है जहां मेला लगता था और वहां दंगल होता था, कुश्ती। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेंच देखकर उससे रहा नहीं गया। जवानी की मस्ती, ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। बहुत सारे पहलवान आए हुए थे। एक पहलवान का नाम था शेर का बच्चा, उसे उसने चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्ठों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल मतलब शीर्षक प्राप्त कर ली थी। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुलकी लगाया करता था। देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब ने उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे कि लूटन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा, क्योंकि शेर के बच्चे के टाइटल प्राप्त करने उसने सारे पहलवानों को पछाड़ दिया था। सब उससे डर रहे थे, कोई उसे चुनौती देने का साहस भी नहीं कर रहा था। और यहाँ लूटन सिंह ने उसे चुनौती दे दी थी। सब तरफ हलचल तो मचनी ही थी। मेले में एक तरह से शांत जो दर्शक खड़े थे उनमें खलबली मच गई। शेर के बच्चे को चुनौती दी, कौन है, चलो देखो। एक खलबली सी मच गई भीड़ में। सब चिल्लाने लगे, पागल है, पागल, मरा, ए मरा मरा। पर वारे बहादुर लूटन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लूटन को अपने पास बुलाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ
मेला देखकर घर जाओ। लूटन सिंह पहलवान बोला, नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। राजा साहब बोले, तुम पागल हो, घर जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने लूटन सिंह को धमकाया। देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से, सरकार इतना समझा रहे हैं। पर लूटन बोला, दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। भीड़ भी अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत, क्रोध से पागल जमायत होती है, समूह, लूटन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। दर्शकों की मंडली जो भीड़ थी देखने के लिए लालायित हो रही थी। कोई कोई लूटन के पक्ष में चिल्ला उठता, अरे लड़ने दिया जाए उसे। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। फिर बाजे बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली। कोलाहल बढ़ गया, मतलब चारों तरफ शोर मच गया। दर्शकों में उत्तेजना फैल गई। देखने वाले लोग, वहां बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी, चांद सिंह की कुश्ती हो रही है, चलो चलो देखने चलते हैं। सारे दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और दंगल की तरफ दौड़े। चटधा गिरधा, चटधा गिरधा। भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक ढीना, ढाक ढीना, ढाक ढीना। लूटन सिंह को सुन रहा था, वाह पट्टे, वाह पट्टे। लूटन को चांद ने कसकर दबा लिया तो भीड़ बोलने लगी, अरे गया गया। तालियां बजाने लगे, हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू। लेकिन दूर कहीं मेले में एक ढोल की आवाज ही लूटन सिंह को सुन रही थी, चट धा गिरधा, चट गिरधा, चट गिरधा। और उसे समझ आ रहा था कि ढोल उसको कह रहा है, मत डरना, मत डरना, मत डरना। लूटन की गर्दन पर कोहनी डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था, वहीं दफना दे बहादुर, वहीं दफना दे इसको। लूटन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने को हो रही थी। राजमत, बहुमत सब चांद सिंह के पक्ष में थे। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लूटन के पक्ष में सिर्फ और सिर्फ ढोल की आवाज थी जो मेले में कहीं दूर बज रहा था, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव पेंच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ही एक ढोल की एक पतली सी आवाज उसको सुनाई पड़ी, ढाक धिन्ना तिरकट तिन्ना, ढाक धिन्ना तिरकट तिन्ना। और लूटन को यूं ये लग रहा था कि ढोल उसको कह रहा है, दांव काटो बाहर हो जा, दांव काटो बाहर हो जा। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लूटन दांव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद सिंह की गर्दन पकड़ ली। जनमत बदल रहा था। जो दर्शक देख रहे थे चिल्लाने लगे, वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया। फिर ढोल की आवाज आ रही थी, मोटी और भोड़ी आवाज में ढोल बज रहा था, चटाक चढ़ा, चटाक चढ़ा। लूटन सिंह को सुन रहा था कि ढोलक कह रहा है, उठा पटक दे, उठा पटक दे। लूटन ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा, धीना धीना, धिक धीना। फिर लूटन सिंह को समझ आया कि ढोल कह रहा है, चित करो, चित करो। लूटन ने अंतिम जोर लगाया। चांद सिंह चारों खाने चित हो रहा। धा गिड़ गिड़, धा गिड़ गिड़, धा गिड़ गिड़। लूटन सिंह को सुन रहा था, वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर। जनता तो ये समझ ही नहीं सकी किसकी जय धमनी की जाए।
लूटन सिंह विजयी हो गया था। उसका तो कोई नाम भी नहीं जानता था। किसकी जय जयकार बोले। तो सब अपनी अपनी इच्छा अनुसार, किसी ने बोला माँ दुर्गा की जय, किसी ने बोला महावीर जी की जय, कुछ ने राजा श्यामानंद की जय। ध्वनि चारों तरफ गूंज उठी। सम्मिलित आवाज आई, जय जय। आकाश गूंज उठा। लूटन सिंह विजयी हो गया था। कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर राजा साहब को गोद में उठा लिया। बहुत ज्यादा खुश था लूटन सिंह। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हे अरे अरे क्या कर रहा है। किंतु राजा साहब ने उसे अपनी छाती से लगाकर गदगद होकर बोले, जीते रहो बहादुर, तुमने अपनी मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। चांद सिंह चित हो गया था, हार गया था, रो रहा था। लूटन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। लूटन सिंह के तो दिन ही फिर गए थे। तब से लूटन राज पहलवान हो गया। राजा साहब उसे लूटन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया। हुजूर, जाति का कुछ तो ध्यान कीजिए। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, कलीन सेवक थे। चेहरे को संकुचित करते हुए कह रहे थे, अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। राजा साहब ने सिर्फ मुस्कुराकर इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का ही काम किया है। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी तुम्हें समझ आ रही होगी। लूटन सिंह एक बार श्यामनगर मेले में मेला देखने जाता है। दंगल में पहलवानों को देखकर वह अपने आप को रोक नहीं पाता और एक सबसे प्रसिद्ध पहलवान चांद सिंह, जिसे शेर के बच्चे की उपाधि मिली हुई थी, उसे चुनौती दे देता है। पूरे मेले में जितने लोग आए हुए थे, दर्शक थे, भीड़ थी, सब में खलबली मच जाती है। शेर के बच्चे को चुनौती देने वाला आखिर कौन है। राजा साहब ने उसे मना किया, उसके मैनेजर ने मना किया, लोगों ने उसे बहुत कहा कि तेरा हलवा हो जाएगा, मर जाएगा। राजा साहब ने 10 रुपए का नोट देकर उसे मेला देखकर घर जाने को बोला, लेकिन लूटन सिंह नहीं माना। उसने आखिर में उससे लड़ने की अनुमति ले ही ली। कुश्ती हुई, चांद सिंह हार गया। लूटन सिंह को एकमात्र ढोलक की आवाज से ही आशा मिल रही थी, शक्ति बल मिल रहा था, और उसी के बल पर उसने चांद सिंह को पछाड़ा और अब वो राजा का एक प्रिय पहलवान बन गया था, एक प्रसिद्ध हो गया था, और राजा साहब ने उसे अपने दरबार में स्थान भी दे दिया।